वेलकम टू ऑल ऑफ देम। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 11th का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इन फ्यूचर अगर आपका फ्यूचर डॉक्टर है, यानी आप भविष्य के डॉक्टर हैं, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। ये इस प्लेटफॉर्म पे आपको 2 साल में, जो 2 साल हैं आपके पास 11th और 12th, इस 2 साल में आप इजिली नीट के एग्जाम के लिए बायोलॉजी आपकी इजिली पूरी प्रिपेयर्ड होगी, वो भी फ्री इन कास्ट। यानी आपको एक भी पैसा उसके लिए पेड नहीं करना है, बस वीडियोज को देखने हैं, उसमें समझने। आपके एक भी टॉपिक आपके छूटने वाले नहीं है। ये मान लीजिए कि एक तरह से फाउंडेशन बैच है। हर एक टॉपिक को हम लोग करेंगे। आपके एकेडमिक का तो काम अच्छा होगा ही, साथ में साथ आपके फ्यूचर का भी प्लानिंग बहुत बेहतर है कि हर एक टॉपिक को यहां से बेहतर कवर की जाएगी। तो चीजों को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। पहले चैप्टर का मतलब ही हो जाता है कि जीवित संसार। जीवित संसार में अगर आप चले जाएंगे तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, आप अपने सराउंडिंग एरिया में अगर देखेंगे तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इतनी डाइवर्सिटी है कि कोई स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, कोई बिगेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, तो कोई नेकेड आई से सीन नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक है, तो कोई जो है आराम से इजीली आप देख सकते हैं। कोई हार्मफुल है तो कोई यूजफुल है। इस तरह से लिविंग वर्ल्ड बहुत बड़ा संसार है। तो इस संसार के बारे में हमको समझना है क्या क्या है। ये हमारा पहला चैप्टर है, जहां से हमारा स्टार्ट होता है कोर्स। क्लास 11th का बैच स्टार्ट होता है। इसके पहले हम लोग एनसीईआरटी क्लास कर रहे थे। एनसीईआरटी क्लास पे रिस्पांस कुछ लोगों का अच्छा नहीं था। कुछ लोगों का ये कहना था कि एनसीईआरटी सर हम घर पे पढ़ लेंगे, आप डिस्क्रिप्टिव क्लास बता दीजिए, मीनिंग समझ में आ जाएगी। तो लगभग एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। 1-2 टॉपिक बची हुई उसमें, जैसे जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक बची हैं, वो तो कवर करवा देंगे कभी। इसलिए अब हमने ये प्लानिंग किया है कि आपकी यही क्लास आपको दी जाएगी। एनसीईआरटी आप खुद स्वतः रीड करेंगे। जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी आप हमको बता देंगे कि इस चैप्टर को आप फिर से रीड करा दीजिए, हम उसको रीड करा देंगे। उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी थीम को हम आपको बता दिया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहला चैप्टर ये है द लिविंग वर्ल्ड। तो उससे पहले एक क्वेश्चन बनता है जो यहां पे लिखा गया है, व्हाट इज लाइफ। बताइए, आप क्लास 11 तक आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 10th अच्छे ग्रेड से पास होंगे। अभी तो आपका रिजल्ट पेंडिंग है। अच्छे ग्रेड से आप पास होंगे तो फिर जरूरी पड़ता है कि आप क्लास 11th के इन टॉपिक को तो जरूर बता दीजिए। व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है। आप लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, आपका स्टार्ट यहीं से कोर्स हो गया कि आप नेचुरल साइंस, लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में व्हाट इज लाइफ क्या होता है, तो आपको आंसर देना है कि लाइफ किसे कहते हैं। बोलिए भाई, लाइफ किसे कहते हैं। व्हाट इज लाइफ। लाइफ इज यूनिक complex organization of ion and molecule which perform certain chemical reactions to order change। देखिए, लाइफ एक यूनिक प्रॉपर्टी है। लाइफ क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसमें केमिकल सब्सटेंस का आदान प्रदान होता रहता है। चीजों को समझिए, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के 99% चीजें क्या होती हैं, एक समान होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं, और लिविंग थिंग्स भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं यही आयंस, यही मॉलिक्यूल मिलकर के आपके लाइफ को स्टार्ट कराते हैं। आप इजीली समझ लीजिए कि अगर ऑक्सीजन ना हो इन्वायरमेंट में तो क्या आपकी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए छोड़िए ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना हो इन्वायरमेंट में तो क्या आप सर्वाइव कर पाते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। अगर हाइड्रोजन ना हो तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे, स्टार ही नहीं होंगे। अगर सन नहीं होगा तो फिर लाइफ की नेसेसिटी नहीं है, पूरे अर्थ पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं लाइफ नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट हैं, जो छोटे छोटे आयंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल ही यूनिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और यही कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर होकर के लाइफ का निर्माण करता है। इसके पहले आप लाइफ के बारे में 6, 7, 8 में बहुत कुछ पढ़े थे, लेकिन उसको नहीं। यहां पे आप ये जानिए कि लाइफ इज यूनिक प्रॉपर्टी या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच परफॉर्म सर्टेन केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। आप अपने आप पे
एनालाइज करिए कि आप जो फूड प्रोडक्ट खाते हैं सुबह तक वो डाइजेस्ट हो जाता है, उस फूड प्रोडक्ट के अंदर छुपी हुई कैलोरिक वैल्यू जो होती है वह कैलोरीफिक वैल्यू आप सीन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस कैलोरीफिक वैल्यू को आप महसूस करते हैं। रोटी के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है आप इसे सीन नहीं करते बल्कि उसे महसूस करते हैं। वो आपके बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, फिर उसका कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में यूटिलाइज होता है, जिससे आप परफॉर्म करते हैं अनदर एक्टिविटीज को। उसी तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, चाहे आप आयरन कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है। उसी तरह से और केमिकल रिएक्शन चलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलती रहती है, कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। उसमें आप पढ़े होंगे कि डबल सर्कुलेशन, किसमें 10th में डबल सर्कुलेशन पढ़े थे, रिस्पायरेशन पढ़े थे। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी और एक्टिविटी जो होती है ये किसी न किसी आयन या मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड रहती है। तो इसे क्या कहते हैं, ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट लाइफ एक्टिविटी। इन्हीं सब के ऑर्डर से हमारी लाइफ की एक्टिविटी चलती है, जिसे हम लाइफ कह सकते हैं। तो लिविंग साइंस, लिविंग थिंग्स के या ये कहते हैं बायोलॉजी की आपकी पहली टॉपिक क्लियर हो चुकी है, व्हाट इज लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आंसर पे आपकी रीडिंग नहीं होगी, बस ये चैप्टर को स्टार्ट कराने का एक पैटर्न होता है कि आप वहां से उस चैप्टर के बारे में समझ लें। सेकेंड है व्हाट इज लिविंग थिंग्स, आपका क्यों चैप्टर का नाम ही है द लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें से आपको बताना है व्हाट इज लिविंग थिंग्स। चलिए बताइए, लिविंग थिंग्स जिसके पास जान होती है उसकी जहान होती है ना, व्हाट इज लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स बताइए। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है कि ऑल लिविंग थिंग्स जो होते हैं दे हैव लाइफ एंड परफॉर्म देयर एक्टिविटी टू ओन सेल्फ या इटसेल्फ, वो देमसेल्फ जो भी कह सकते हैं, वह ऑर्गेनिज्म जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, सेलुलर लेवल है, और वह अपने लाइफ की ऑल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेता है। वह एक्टिविटीज जो उसके लाइफ को सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी है, जरूरी है, वो सभी को परफॉर्म कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं लिविंग थिंग्स में क्या क्या हो सकते हैं। लिविंग थिंग्स का सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर अगर चले जाए तो उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल से बनी हुई बॉडी होती है। यही एक वजह होती है कि जो वायरस होते हैं, वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। कंडीशन ये होती है कि वायरस की बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, जैसे ही लिविंग बॉडी से सेपरेट होता है वह नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करता है। जैसे इस समय एक वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है जिसका नाम क्या है, कोविड-19। कोविड-19 वायरस, जिससे कोरोना नामक डिजीज उत्पन्न होती है। तो कोविड-19 वायरस ऐसा वायरस है जो माइक्रोस्कोपिक है और आरएनए जेनेटिक मटेरियल उसमें पाया जाता है। साथ में एक चीज और आप जानते हैं कि चूंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, तो जब कोई व्यक्ति स्नीजिंग करके चला जाता है, कफिंग करके चला जाता है, तो वहां से वायरस फैल जाते हैं। टच करने से फैल जा रहा है, ठीक, प्रोडक्ट को छूने से। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट है, ये मार्कर है, इसको हमने टच किया। टच करने का मतलब क्या है, हमारे बॉडी से ये अटैचमेंट में है, जैसे अटैचमेंट में है तो वायरस हमारी बॉडी से हो सकता है रिमूव आउट हो, उस समय स्नीजिंग हो जाए, कफिंग हो जाए, किसी कारण से वो रिमूव आउट होगा, वो इस पे आ गया। जब वो आ गया तो उसी वक्त क्या होता है कि ये इस पे पड़ा है, वायरस नॉन लिविंग थिंग जैसा बिहेवियर भी करता है, इसलिए यहां से मूवमेंट नहीं करेगा, मूवेबल नहीं होगा, मूवमेंट नहीं करेगा। यानी लिविंग थिंग्स का दूसरा जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि मूवमेंट करना, और थर्ड तो मूव नहीं करेगा तो वहीं पे क्या होगा, कोविड-19 पड़ा रहेगा। और जैसे ही थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन कोई आएगा, इसको टच करेगा, वो उसकी बॉडी से अटैच हो जाएगा और उसे भी कहेगा भैया हमें आप पे प्यार आया है, हम आपके साथ, और फिर उसके बाद तो दोनों का साथ पूरा होगा। तो ये कंडीशन होती है कि हमारे अंदर क्या होने चाहिए, कई बेसिक कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर मिल करके, जैसे डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, रिप्रोडक्शन है, सबके बारे में चर्चा करेंगे हम, यहाँ पे नीचे दिया गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि आप इसको बता दीजिए, ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं आती। अगर आप नीट की बात कर लें या आप एक क्लास की बात कर लें, बोर्ड की बात कर लें, तो वहां पे आपसे कोई एक वर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक शब्द का क्वेश्चन बताइए कि लिविंग थिंग्स का बिहेवियर क्या होता है, लिविंग थिंग्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे।
प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहां पे एक टर्म लिखा गया प्रोटोप्लाज्म। पहले प्रोटोप्लाज्म को समझ लेते हैं। बताइए प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? आपने सेल पढ़ा था, सपोज करिए 9th में आपने सेल को पढ़ा था। यहाँ पे हम इसको बनाते हैं थोड़ा सा। सेल पढ़ा था आप 9th में। 9th में ये सेल थी, सेल के अंदर एक पार्ट जो था इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताइए जल्दी। इसमें लिक्विड पार्ट होता था जिसे साइटोप्लाज्म कहते थे। क्लियर? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या इसी को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो घोल होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, स्पेस नहीं है, आप समझ लीजिए, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब बात को यहां पे क्लियर करिए कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म, जब इनको एक साथ रख दिया जाता है तो बनता है प्रोटोप्लाज्म। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो वहीं पे बात हो रही, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात की जाती है कि आप कोई एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए तो आप कहिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंट होना उसका खुद ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो उसको डिफाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वरना जो नॉन लिविंग होते हैं उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि 1863 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले। हक्सले ने 1863 में इसे प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ का भौतिक आधार है जिससे लाइफ का निर्माण होता है। लाइफ की नींव है, जिसे कहते हैं ना, आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आप फाउंडेशन भरते हैं, नींव कहा जाता है। फाउंडेशन भरते हैं, फाउंडेशन के ऊपर पिलर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके बिल्डिंग की डिजाइन बनती है। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि अगर प्रोटोप्लाज्म है तो आपकी लाइफ है, अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो फिर आपकी लाइफ नहीं है। इसी को आप आत्मा परमात्मा जो कहना चाहते हैं कह लीजिए। तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्लियर हुआ यहां तक? आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके सामने एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको बताना है कि लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। जल्दी से बताइए लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बोलिए। लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, देखिए इस क्लास में आज हम सिर्फ उसको टच करेंगे। जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं, आई होप के 11 टॉपिक लिखे गए हैं, सबको टच करेंगे। चूंकि सबको डिफाइन कर पाना और उसके डिफिनेशन लिख पाना ना तो यहाँ पे स्पेस है और ना ही उतनी टाइम है। एक क्लास को बहुत ब्रॉड बना देने से आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप क्या है, दूर से कनेक्ट है, ठीक। और यहाँ पे खड़े होकर के हम आपके लिए कॉमेडी करें, ये अच्छी बात नहीं होती है। स्टैंड अप करके क्लास चलाना ये अच्छी बात नहीं होती। बहुत सारे लोग करते हैं, गाना गाते हैं, सोवर गाते हैं, तो एक ट्रेंड बन गया है यूट्यूबर्स का। ये काम मत करिए, चीजों को सही से समझिए। ये बायोलॉजी की क्लास है, कोई सोवर नटका गाने की क्लास नहीं है। तो बहुत सारे लोग करते हैं, उनका चक्कर छोड़ दीजिए। कुछ कहना किसी को उचित नहीं होता। तो यहां पर आ जाइए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। नंबर 1 पहली कंडीशन, ये सबको अगले क्लास में डिफाइन किया जाएगी कि करके। आज एक को देखते हैं, डेफिनेट शेप एंड साइज। सबके बारे में बताएंगे, सुनिए। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी शेप और साइज डिफिनिट होती है। अब ये बात थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती है कि एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसकी शेप और साइज कहाँ डिफिनिट होती है। वो तो छोटा होता है, उसी घर में कोई परिवार का कोई जन ऐसे होंगे, परिवारी जन, जो बड़े होंगे, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई तगड़ा होगा। परिवार में कई तरह के वेरिएशन पाए जाते हैं। तो समाज में कितने वेरिएशन होंगे और पूरे वर्ल्ड में कितने वेरिएशन होंगे, इससे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन यहाँ पे शेप साइज का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे डिफिनिट शेप एंड साइज कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन जैसा ही होगा। और कितना भी हम अपने नाम क्या लगा लेते हैं, टाइगर्स ग्रुप, लायंस ग्रुप, ठीक है, चीताज ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप चलते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पे। तो वहां पे जो ग्रुप चलते हैं, तो आपको टाइगर बना दिया जाए, आपको मुखड़ा टाइगर का दे दिया जाए, पंजे दे दिया जाए, तो क्या आप टाइगर जैसा बिहेवियर कर पाएंगे? दैट्स कॉल्ड हैबिट। वह हैबिट है, स्वभाव है टाइगर का, वो टाइगर को ही दिया गया है। टाइगर से ज्यादा पावरफुल एलिफेंट होता है, लेकिन टाइगर को देख करके एलिफेंट 1 2 3 हो जाता है और टाइगर उस पे आराम से राजा बन के पड़ा रहता है। कंडीशन डिपेंड करती है कि वो है, उनकी हैबिट है, उनका स्वभाव है। टाइगर का काम है शिकार करना
और एलिफेंट शिकार नहीं करती, हर्बीवोरस एनिमल है। यही कारण होता है कि ताकतवर होते हुए भी वहां से वो हट जाती है। तो यहाँ पे एलिफेंट की जो बॉडी होगी एलिफेंट जैसी होगी, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट जैसा ही होगा। उसका एक शेप साइज निश्चित है आपके दिमाग में, जैसे एलिफेंट आया आपके दिमाग में एक शेप साइज बन गई, जैसे ही टाइगर आया आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अगर वहीं किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम ले लिया जाए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, नहीं सुने, पिक्चराइज होता है। आप जब बच्चा कोई क्लास में जाता है फर्स्ट टाइम तो उसे पिक्चर से याद कराए जाते हैं। आपके माइंड पिक्चर को ज्यादा रीड करता है तुलना में टर्म के। तो जब पिक्चर्स आप देखते हैं तो पिक्चर्स आपके दिमाग में रहती हैं। इसके कारण होता है कि जो आप मूवी देखते हैं मूवी की सारी स्टोरी आपको याद होती है तुलना में किसी क्लास के, क्योंकि क्लास में आप वही टीचर देखते हैं, वही कॉन्सेप्ट देखते हैं, और जब मूवी देखते हैं तो उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं और उस जो प्ले होता रहता है उस प्ले से आपको चीजें याद होती हैं। पिक्चराइज होता है आपके माइंड में, शेप और साइज पिक्चराइज। अगर रैबिट की बात कर लें तो रैबिट की एक डिफिनिट शेप साइज, ह्यूमन की बात कर लें डिफिनिट शेप साइज, तो ऑर्गेनिज्म की डिफिनिट शेप साइज होती है। लेकिन यह पूरी तरह से फुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं रख सकते। कंडीशन ये है कि बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिसकी शेप और साइज क्या होती है, लगभग सेम होती है और लगभग फिक्स होती है। यही कारण है कि इसे हम डेफिनेट कैरेक्टर नहीं रख सकते। हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी की एक निश्चित शेप और साइज होती है, ये सच है। लेकिन क्या जरूरी है कि अगर इंसान की कह दिया जाए 5 फीट हाइट फिक्स है, क्या सभी 5 ही फीट होते हैं? क्या कह दिया जाए कि एलिफेंट के 100 टन का वजन होता है, क्या जरूरी सभी एलिफेंट वैसे होंगे? तो कहीं ना कहीं इसमें वेरिएशन पाया जाता है, और वेरिएशन एक ओनली फिक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता, लेकिन होता है, वेरिएशन होता है। और ये एक कैरेक्टर हम मान सकते हैं हमारी बॉडी का एक ढांचा होता है, जैसे हमारी बॉडी उसी तरह की बनती है। हम देख के बता सकते हैं कि मेल है, ये फीमेल है, एलिफेंट है, काऊ है, बुफेलो है, टाइगर है, इत्यादि। ठीक, ये नीम है, ये पीपल है, बरगद है। क्यों? क्योंकि उसकी डिफरेंट शेप साइज है, उसका एक निश्चित आकार प्रकार, उसकी पत्तियों की साइज एक जैसी है, तो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक कैरेक्टर मान लिया जाए, इसी को मेन कैरेक्टर मान लिया जाए, एक कैरेक्टर बात नहीं। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि बॉडी की जो स्टार्ट होती है, बॉडी होती सेल से स्टार्ट, फिर सेल के बंच को कहते हैं टिश्यू, और टिश्यू के बंच को से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है, बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। एक कहीं ना कहीं एक बेसिक यूनिट चलती है, इसीलिए सेल को क्या कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। तो फंडामेंटल यूनिट जो है वो बॉडी की क्या है, सेल है। तो सेल क्या होती है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और इससे एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी तैयार होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसे 100% प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपने बॉडी के सभी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं इन कंपेरिजन टू मल्टीसेलुलर, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपने बॉडी के सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को अगर हम बेसिक कैरेक्टर माने तो ठीक है, लेकिन अगर इसको मेन कैरेक्टर मान ले तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास। ग्रोथ का मतलब होता है आपका बड़ा हो जाना, और डेवलपमेंट उसका मतलब होता है विकास होना। देखिए इसको इरेज कर, थोड़ा सा इरेज कर ले, समझ में आता है। बस एक स्टेप। देखिए बात किसकी चल रही थी, ग्रोथ की। अब देखिए ग्रोथ 2 प्रकार से होते हैं। ग्रोथ कितने प्रकार से होता है, 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट टाइप आपकी क्या है ग्रोथ की, तो फर्स्ट टाइप ग्रोथ की है नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज करना, और उसके बाद दूसरा है मास ऑफ सेल का इंक्रीज करना। मास ऑफ सेल का इंक्रीज करना, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज करना और मास ऑफ सेल का। अब एक बात कैसे डिपेंड करेगी, जैसे मान लीजिए कि आपके नंबर ऑफ सेल, जैसे सेल डिवीजन हुआ, एक सेल है, एक सेल डिवाइड की, कितनी सेल हो गई, 2 सेल हो गई, फिर डिवाइड की, फिर 2 सेल हो गई। इससे क्या होता है, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, बॉडी का ऑर्गन बढ़ेगा। आपकी सेल डिवाइड करेंगे तो आपके ऑर्गन बढ़ेंगे ना।
दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका मास बढ़ जाए, यानी जो सेल ये है ये सेल ऐसे ऐसे हो जाए। जब इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा, इसका शेप बढ़ जाएगा, तो आपकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, तब भी आपकी बॉडी बड़ी होगी। तो नंबर आप यहाँ पे ग्रोथ का मतलब है, लेकिन ये ग्रोथ कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। एक बार ग्रोथ कर गया तो फिर रिटर्न नहीं आता है। अभी बात तो आप कहेंगे कि जो हमारी प्रतिष्ठा निकल के आती है, बड़े बड़े पेट निकलते हैं, फिर भीतर कैसे जाता है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे ग्रोथ का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सेल का बढ़ना है। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है तो फिर आपकी साइज छोटी नहीं होती, वो फैट की लेयर होती है। आपने देखा ना फैट गो, वो फैट की लेयर होती है। वो किसकी लेयर होती है, ये कहते हैं कि जो अब जब आप ज्यादा ग्लूकोज खाते हैं तो फैट की एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को डिपॉजिट करना होता है, जिसे चर्बी कहते हैं। शुद्ध हिंदी में उसको कहते हैं चर्बी कहते हैं। जब आप वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो चर्बी क्या होती है, डाइजेस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और आपकी बॉडी शेप साइज में क्लियर आ जाती है। क्लियर। डेवलपमेंट को अगर लिटरेचर की भाषा में समझ लें तो और इजिली समझ में आएगा। डेवलपमेंट का मतलब है जैसे हम यहां से चले, ठीक, हम यहां तक पहुंच गए, सपोज करिए दिस प्लेस से, इस प्लेस से हमने मूव करना शुरू किया और हम इस प्लेस पे जाकर के सेटल हो गए, तो हमारे अंदर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इस प्लेस का विद्यमान है। हम इन फ्यूचर उसे सीख सकते हैं, रख सकते हैं, और यहाँ पे जो है उसको भी है। यानी हमारा विकास हो गया, हमको दो चीजें आती। हमारी लर्निंग क्या है, हमको दो चीजें, यानी हम क्लास 11th में तो हमको क्लास 10th की चीजों को मेनली आना चाहिए। 100% चीजें सबको नहीं याद होती हैं, किसी को नहीं याद होती हैं, ठीक। तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आनी चाहिए। कि अगर आपको बेसिक चीजें आपको बता दिया जाए, डाइजेशन क्या था आप बता सकते हैं, न्यूट्रिशन क्या आप बता सकते हैं, ऑटोट्रॉप किसे कहते हैं, हेटेरोट्रॉप किसे कहते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आप बता सकते हैं। हिंदी क्या होती है, कबीरदास कौन है, रहीम कौन है, एक कॉमन सी चीजें हैं जो आपने पढ़ी है क्लास 10th में, इसे आप कॉमनली बता सकते हैं। आपसे कोई ब्रॉड उसका रस छंद अलंकार नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं। तो बेसिक चीजें आपके कैरेक्टर में हैं, साथ में आप 11th की चीजें भी लर्न कर रहे हैं। इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, आपका विकास हो रहा है, आपका वृद्धि हो रही है। उसी तरह से बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं एक सेल से निकल करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने तक हर एक फीचर उसमें इंक्रीज करता जाता है। उसी क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। और रिप्रोडक्शन, हर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है को अपने जैसी ऑफस्प्रिंग पैदा करना चाहता है। जैसे कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो, आप सपोज करिए कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या लाइफ होती, लाइफ भी नहीं होती। एक समय ऐसा आता है सभी लोग यहाँ पे मर जाते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, एंसिस्टर हैं, अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ पे होते, आज हम नहीं होते। यानी अगर जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने हमारे पेरेंट को पैदा किया होगा, हमारे पेरेंट ने हमको पैदा किया, इन फ्यूचर आप भी अपने बच्चे पैदा करेंगे। तो एक कंडीशन चलती रहती है। एक कंडीशन इसलिए चलती रहती है कि इसमें जीव का अस्तित्व नहीं खत्म हो, जीव धरती से खत्म ना हो, इसलिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। और आपने पढ़ा भी होगा कि नैतिक शास्त्र में कहा गया है कि हर एक प्राणी, धरती पे जितने भी प्राणी पाए जाते हैं सब रिप्रोडक्शन करते हैं। मेथड डिफरेंट होते हैं, कोई एसेक्सुअल करता है, कोई वेजिटेटिव करता है, कोई सेक्सुअल करता है, वो डिफरेंट बात है। 11th की पहली टॉपिक आपकी 12th की पहला चैप्टर ही शुरू होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, तो वहां भी इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म, ये ही बेसिक कैरेक्टर है। आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही बेसिक कैरेक्टर है। मेटाबॉलिज्म में आपके बॉडी में दो रिएक्शन होते हैं, एक को कहते हैं एनाबॉलिक और दूसरे को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये दोनों काम मेटाबॉलिज्म में चलता रहता है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और यही बॉडी की एक्टिविटीज को निर्माण करता है। पढ़ेंगे इसके बारे में, लिखेंगे, समझेंगे कल। होम्योस्टेटिस, आपकी बॉडी हर एक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल कर लेती है। जैसे इस समय आप देख पा रहे हैं स्वीटिंग हो रही है हमारी बॉडी में, एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक कंडीशन है, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, स्वीटिंग कहते हैं, ठीक। उसी तरह से बॉडी हर एक कंडीशन को मेजर कर लेती है, चाहे वो इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, एबायोटिक फैक्टर हो या बायोटिक फैक्टर हो, उस फैक्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप में डेवलपमेंट करती है, विकास करती है। उसी को क्या कहते हैं, होम्योस्टेटिक। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है संवेदनशीलता।
क्या कहते हैं, संवेदनशीलता। दोनों शब्द बड़े कठिन है, कॉन्शियसनेस भी, संवेदनशीलता भी। सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग यूपी वाले हो तो समझ गए। कॉन्शियसनेस का मीनिंग ये होती है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए कि आपको पिन टच हो रही तो उसकी पेन होती, आपने उसको पढ़ा होगा क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। बताइए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा था सेंस ऑर्गन। तो जो लिविंग ऑर्गन होते हैं उसमें सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन उसके काम करते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें भी सेंस टाइप की चीजें पाई जाती हैं। जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट आता है तो अपने शेप साइज को बदल लेते हैं। मोलस्का में पढ़ेंगे तो अपने कवच के नीचे चले जाएंगे। सबके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में ये एबिलिटी होती है कि कॉन्शियसनेस पाया जाता है, वो संवेदनशील होते हैं। बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग थिंग्स एंड नॉन बायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग थिंग, दोनों की बॉडी से वो कॉन्शियस होता है, उनका माइंड तेज चलता है। अगर उनको लगता है कि इससे हमारी बेनिफिट होने वाली है, हमारा लॉस होने वाला है, तो इस चीज से वो क्या होते हैं, सजग होते हैं। उसे क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट किसी भी थिंग्स का, चाहे वो बायोटिक हो या नॉन बायोटिक हो, ए बायोटिक हो, उस पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। एक्सक्रीशन, आपके बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। एडेप्टेशन, जैसा देश वैसा वेश। एडेप्टेशन का मतलब क्या है, जैसा देश वैसा वेश। आप चले जाएंगे किसमें, जीरोफाइटिक प्लांट अगर आप देखेंगे तो जीरोफाइटिक प्लांट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मेजोफाइट प्लांट के कंपेयर में। जीरोफाइट प्लांट का जो कैरेक्टर होता है वो डिफरेंट होता है तुलना में मेजोफाइट के, और मेजोफाइट का जो होता है वो डिफरेंट होता है तुलना में हाइड्रोफाइट के। कहीं ना कहीं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस एनवायरमेंटल में, जिस लोकेलिटी में, जिस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, वहां के फीचर उसके बॉडी में आ जाते हैं। उसी फीचर के अकॉर्डिंग वो उसकी बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और वो उस इन्वायरमेंट को प्रिफर कर पाने में कैपेबल होता है। आपको हिमालय की वादियों में छोड़ दिया जाए तो आप एक बार अगर हिमालय की पहाड़ी चढ़ेंगे ना, तो दूसरी बार आपकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन वहां के रहने वाली जो जनजातियां होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूट्स कहते हैं जनजातियां, वो जनजातियां कई बार ऊपर नीचे होती हैं। एक दिन में वो 3 चक्कर लगा देती हैं। कभी जब गाना चलता है कोई, वैसे अगर आप देखिए भक्ति सॉन्ग जैसे वैष्णो देवी इत्यादि का, तो उसमें आप देखेंगे कि पहाड़ियों के ऊपर जो ट्रेन दिखाते हैं या उसके बाद तो पहाड़ियों के ऊपर छोटे छोटे मकान दिखते हैं। और मकान वहां पे पाए जाने वाले ट्रिब्यूट्स का होता है, जो अपनी लोकेलिटी में ही रहना अच्छा रखता है, उनको अपनी लोकेलिटी को चेंज नहीं करते हैं। तो पहाड़ियों के ऊपर ट्रिब्यूट्स अपने मकान बना लेते हैं जो जनजातियां होती हैं। उनके बच्चे या उनके लोग खेलने के लिए नीचे तक आ जाते हैं, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पहाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, मतलब रोड पे आ जाते हैं और आराम से घूमते टहलते खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। ऊपर भी उनको बहुत जगह होती पहाड़ियों, वहां पे भी खेलते कूदते रहते हैं। कंडीशन डिपेंड करती है कि उनकी एडेप्टेशन है, वो 3-4 बार चढ़ेंगे उतर जाएंगे। लेकिन आपके एडेप्टेशन नहीं, आप किस एरिया में रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं। जब आपको माउंटेन एरिया में भेज दिया जाएगा तो आपके दूसरे दिन आपका पैर भर आएगा। आप अपनी सीढ़ी पे भी, जो आपकी स्टेयर्स है उस पे भी आप नहीं चढ़ते हैं, बल्कि लिफ्ट का उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी एडेप्टेशन है, आपकी भी एडेप्टेशन है कामचोरी की, और उनकी एडेप्टेशन कुछ और है। क्लियर? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्लास 10th में आप पढ़े, फिर से पढ़िए इवोल्यूशन। इवोल्यूशन फिर 11th में 12th में भी मिलेगा। इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल चेंज। क्या होता है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट या ग्रेजुअल चेंज। एकाएक कोई बहुत विशाल हो जाए। सोचो कि अगर आपके बॉडी में एकाएक कोई परिवर्तन आए और आप बहुत बड़े हो जाओ, बहुत विशाल हो जाओ, तो उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। सडन चेंज, सडन चेंज को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और ग्रेजुअल चेंज को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। इंसान ऐसे नहीं था, इंसान के जो एंसेस्टर है वो मंकी थे। मंकी से ग्रेजुअल चेंज करते 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 इंसान इस शेप और साइज में आया। ठीक उसी प्रकार से जब ग्रेजुअल चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। और अंततः राम नाम सत्य, डेथ हो जाती है और वो बॉडी का अस्तित्व यहां से खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हर एक टॉपिक को हमने कोशिश की है कि आपके दोनों लैंग्वेज में उसको कवर करवा दूं। जब टॉपिक आप इसको लिखेंगे, अब कल आपकी 2-3 टॉपिक होगी, दूसरे टॉपिक जैसे यहाँ पे डिफाइन, शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ,
डेवलपमेंट, इन 3 टॉपिक का यहाँ पे लिखेंगे भी, आप उसे लिख भी सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, इसको 3-4 टॉपिक में इन सभी चीजों को हम एक एक करके समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर आपका आगे शुरू होगा। चैप्टर बहुत इजिली, बहुत आसानी से चलेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आपको 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगी। चीजों को समझेंगे आप तो बहुत बेहतर होगा। और एक विश्वास रखिए कि 2 साल जाते जाते आप नीट के 90% प्रिपेयर कर चुके होंगे कोर्स को। ये मेरा वादा भी है और दावा भी है। लेकिन कोई काम तभी हो सकता है, एक काम मुझे अपने नहीं करना है, ये काम आपका है। हम आपसे इसके लिए सिर्फ इतना शुल्क ले रहे हैं कि आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर जगे, आपके अंदर काम करने की इच्छा हो, तो उस डिजायर और उस इच्छा के साथ आप आगे बढ़िए। आपके साथ, अगर आपका साथ होगा तो हम बहुत बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे और सुविधाओं बढ़ा देंगे। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, हर एक चीज हम आपको अवेलेबल करा देंगे। लेकिन एक काम करना है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, शेयर करिए, ठीक। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।